Welcome to the channel. The topic for today is Admission under the Indian Evidence Act 1872. In this video, we are going to deal with three sections: Section 17, Section 18, and Section 21. Section 17 provides with the definition of the admission. Section 18 talks about the persons who can make the admission, and Section 21 acts as an exception. Section 17 of the Indian Evidence Act 1872. Under Section 17, the definition of admission is provided. So, according to Section 17, an admission is a statement, oral or documentary, or contained in an electronic form, which suggests an inference as to any fact and issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के बारे में बताती है, और ये उन्हीं पर्सन से या उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है जो कि इस एक्ट में प्रोवाइडेड है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर, फर्स्ट एलिमेंट है ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए. या तो वो ओरल हो सकती है बोलकर, या डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो कि जनरली राइटिंग में होते हैं, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है. सेकंड है इन्फेरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट. ये जो स्टेटमेंट है जो कि ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बताए वो फैक्ट एंड इशू के बारे में या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताए. अब फैक्ट एंड इशू क्या होता है? वो फैक्ट या वो क्वेश्चन जिसके ऊपर एक केस बेस्ड होता है, तो उसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट बताती है तो वो भी क्या है, वो एडमिशन है. थर्ड है बाय स्पेसिफाइड पर्संस. तो जो एडमिशन होनी चाहिए वो उन पर्संस की ही होनी चाहिए जिनके बारे में एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है. फोर्थ है अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, और वो उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में होनी चाहिए जिसके बारे में एक्ट में प्रोवाइडेड. तो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताए, और उन्हीं पर्सन से जिनके बारे में एक्ट में कहा गया है, और उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में जिनके बारे में एक्ट में प्रोवाइडेड है. अगर ये चार एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी स्टेटमेंट में, तो वो क्या है, वो एक एडमिशन है. Now section number 18 of the Indian Evidence Act 1872. Section 18 talks about the person who can make the admission. तो section 17 में एक एलिमेंट था कि वो उन्हीं पर्सन से होनी चाहिए एडमिशन जिनके बारे में एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है. तो सेक्शन 18 उन्हीं पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है, उन्हीं पर्सन्स के बारे में बताता है. पर्सन्स हैं, 5 काइंड्स हैं उनकी जिनकी एडमिशन एडमिसिबल होगी, वैलिड होगी. फर्स्ट है पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, सेकंड देयर एजेंट्स, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, फोर्थ पार्टीज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, फिफ्थ प्रीडिसेसर इन टाइटल. फर्स्ट पर्सन है पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स. पार्टी टू द प्रोसीडिंग मींस अगर क्रिमिनल केस है तो विक्टिम या एक्यूज, सिविल सूट है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. इन पर्सन की स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एडमिसिबल होंगी, एडमिशंस होंगी. सेकंड है देयर एजेंट्स. एजेंट्स किसके? पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स के. तो एजेंट्स की एडमिशन भी क्या होगी, वैलिड होगी, एडमिसिबल होगी. बट इसमें एक कंडीशन है कि जो एजेंट की एडमिशन तभी वैलिड होगी, तभी एडमिसिबल होगी अगर उनके पास अथॉरिटी होगी एडमिशन करने की. तो अगर उनके पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी है तो ही वो एडमिशन उनकी एडमिसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव्स. तो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? एक सूट होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट जो कि बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर फाइल होता है. तो अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है उन सब पर्सन्स का जिसका नेम है उस केस में, तो अगर वो पर्सन कोई एडमिशन करता है तो वो एडमिशन भी एडमिसिबल होगी. बट इसके लिए भी एक कंडीशन है. एडमिसिबल होने के लिए उस स्टेटमेंट को
उस पर्सन का जब वो एडमिशन करेगा तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ही एडमिशन करनी पड़ेगी। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में एडमिशन करता है तो वो वैलिड नहीं होगी रिप्रेजेंटेटिव सूट में। फोर्थ इज पार्टीज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। तो वो पर्सन्स जो कि वैसे पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं है बट उनका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है। वो एक प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी हो सकता है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट भी हो सकता है। प्रोप्राइटरी मींस द इंटरेस्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से अगर कोई इंटरेस्ट रिलेटेड है तो वो पर्सन भी कर सकता है एडमिशन, उसकी एडमिशन भी एडमिसिबल होगी। अगर उसका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, मनी से कोई रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है, तो वो भी एडमिसिबल होगी। फिफ्थ इज प्रीडिसेसर इन टाइटल। बट प्रीडिसेसर इन टाइटल है क्या? एक प्रॉपर्टी है, उसका एक प्रीवियस ओनर है, एक प्रेजेंट ओनर है। जो प्रेजेंट ओनर है वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है और जो प्रीवियस ओनर है वो है प्रीडिसेसर इन टाइटल। तो उस पर्सन की जो कि एक प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर, उसकी स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होगी एज एन एडमिशन, और वो तब एडमिसिबल होगी अगर उस पर्सन का जो कि प्रीडिसेसर इन टाइटल है उसका सूट प्रॉपर्टी में अभी भी इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर उसका इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है तो एडमिशन वैलिड होगी, अगर उसका इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एडमिशन एडमिसिबल नहीं। The general rule for the admissions is that these are always used against the person who makes them. एडमिशंस हमेशा उस पर्सन के खिलाफ यूज की जाती हैं जो पर्सन वो एडमिशन करता है, कोई फैक्ट एडमिट करता है। But the provisions of the section number 21 acts as an exception to the admissions. And how these acts as an exception? Provisions are, first is statements which would have been relevant under section number 32. वो statements जो कि section number 32 के अंडर relevant होती, वो कौन सी एडमिशंस हैं, वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? वो एडमिशंस उन पर्सन्स की जिनकी या तो डेथ हो चुकी हो या जिनको कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना इम्पॉसिबल हो, इम्प्रैक्टिकेबल हो विद इन द रीजनेबल टाइम। तो उन पर्सन की स्टेटमेंट्स, वैसी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, सेक्शन नंबर 21 के अंडर भी रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को एक्यूज किया जाता है फॉर द कमीशन ऑफ मर्डर और वो मर्डर हुआ होता है पंजाब में, तो वो अगर ये प्रूव कर देता है कि वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर मर्डर कमिट हुआ, वो उस टाइम पर बॉम्बे में था किसी भी बिल के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू, तो वो स्टेटमेंट्स सेक्शन 32 के अंडर रेलिवेंट होती, तो वो स्टेटमेंट्स सेक्शन नंबर 21 के अंडर भी रेलिवेंट होंगी। सेकंड इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी अकम्पनीड बाय कंडक्ट। वो स्टेटमेंट्स जो कि किसी पर्सन के मेंटल स्टेट के बारे में या बॉडीली स्टेट के बारे में बताती हैं और साथ में क्या होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए। तो इन स्टेटमेंट्स की एडमिसिबिलिटी के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि वो मेंटल स्टेट या जो वो बॉडीली स्टेट है वो उस टाइम पर एग्जिस्ट करती होनी चाहिए जिस टाइम पर वो एडमिशन की जा रही है, और सेकंड ये है कि उसके साथ कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एक स्टेटमेंट को रिगार्डिंग एनी मेंटल स्टेट और बॉडीली स्टेट उसको फैब्रिकेट करना इज वेरी इजी, बट कंडक्ट को फैब्रिकेट करना काफी मुश्किल होता है। दैट इज वाई कंडक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अंडर द फियर, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या है कि वो डरा हुआ है और वो भाग रहा है, चिल्ला रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो भी सेक्शन 21 के अंडर एज एन एडमिशन वैलिड होती हैं, एडमिसिबल होती हैं। थर्ड इज स्टेटमेंट्स अदरवाइज रेलिवेंट। वो स्टेटमेंट्स जो कि सेक्शन 17 या सेक्शन 18 या 19 के अंडर रेलिवेंट ना होकर, एडमिसिबल ना होकर किन्हीं और सेक्शंस के अंडर वैलिड है, जैसे कि सेक्शन 16 हो गया, सेक्शन 7, 8 एटसेट्रा। अगर वो उन सेक्शंस के अंडर रेलिवेंट हैं तो वो सेक्शन 21 के अंडर भी रेलिवेंट होंगी। सो दीज वर द सेक्शंस 17, 18 and 21 of the Indian Evidence Act. Hope you all liked the video, and for more videos like this, subscribe to the channel.